नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं विद्या वाहिनी। देखिए, यूपी टेट के प्राइमरी और जूनियर लेवल का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें पहला ही टॉपिक दिया है संख्याओं के प्रकार और संख्याओं पर आधारित जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। तो कुल मिला के बेसिकली हमें संख्याओं के बारे में एक विस्तृत अध्ययन करना है। तो इस लेक्चर में हम उन्हीं संख्याओं के बारे में सीखेंगे कि संख्याएं होती क्या हैं, ये कैसे मिलकर के बनी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। इन्हीं सब के बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि संख्या होती क्या है। जैसे अगर हम कोई भी नंबर लिख लें, संख्या को अंग्रेजी में हम नंबर बोलते हैं। अगर हम कोई भी नंबर लिखें, जैसे हमने लिख दिया 1999, 222, 225, ये सारी के सारे हमने संख्या लिखे हैं। इसको अंग्रेजी में हम नंबर बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं हर एक संख्या लिखने के लिए हमें अंकों की ज़रूरत पड़ रही है। ये क्या है? 2 2 2, ये क्या? ये अंक है। अंक को हम अंग्रेजी में डिजिट बोलते हैं। अगर हम 1999 लिखे हैं तो इसमें हमें 1999 ये अंकों की ज़रूरत पड़ी। 225 लिखें तो 225, ये हमें अंकों की ज़रूरत पड़ी। अर्थात हर एक संख्या अंकों से मिलकर के बनी होती है। हर एक नंबर डिजिट से मिलकर के बने होते हैं, छोटे छोटे डिजिट से। और पूरा का पूरा गणित जो है केवल 10 अंकों पर ही आधारित है। इन्हीं 10 अंकों के आधार पर हम पूरे गणित का अध्ययन करते हैं। वो 10 अंक कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के हम बड़ी से बड़ी संख्याओं को बना सकते हैं। अगर हम आपसे पूछें 1947 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। 1 2 3 4, ये 4 अंकों का प्रयोग हुआ है। लेकिन अगर हम बोलेंगे 7 में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, तो आप बोलेंगे ये केवल 7 में 1 अंकों का प्रयोग हुआ है। 7 अपने आप में एक संख्या भी है और अंक भी है। आप देख रहे हैं 7 को हम एक संख्या भी बताएंगे। 7 को हम एक संख्या के रूप में भी काउंट करेंगे और अंक के रूप में भी काउंट करेंगे, क्योंकि 7 अंकों की श्रेणी में भी आता है। तो हम आशा करते हैं कि आप संख्या और अंकों के बारे में थोड़ा बहुत समझ बना लिए होंगे। अब आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। देखिए, संख्याएं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं। पहला है वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक और तीसरा है समृद्ध संख्याएं। जो हमारे सिलेबस में है वो केवल वास्तविक संख्याएं हैं। हमें काल्पनिक और समृद्ध संख्याओं के बारे में नहीं पढ़ना है। देखिए, जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत विद्वान होने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम निकालने के लिए हमें केवल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना होता है, जिससे हम एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो हम इन दोनों संख्याओं को हम निगलेक्ट करते हैं। हम केवल देखेंगे वास्तविक संख्याएं। देखिए, वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। बचपन की कक्षाओं में आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा। संख्या रेखा होता क्या है? ऐसी एक रेखा होती है, यहाँ पर बीच में 0 होता है, यहाँ 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है। इधर -1 -2 -3 ऐसे इधर इनफाइनाइट तक जाता है। ये संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पर हम जिन भी संख्याओं को प्रदर्शित कर सकते हैं वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर होती हैं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें हम केवल कल्पना कर सकते हैं, इन्हें हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। और समृद्ध संख्याएं क्या होती हैं? समृद्ध संख्याएं होती हैं वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के दोनों को मिला करके समृद्ध संख्याएं बनाई जाती हैं। हमें इन दोनों के बारे में जानकारी नहीं लेना है। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। अब परिमेय संख्याओं को भी हमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है पूर्णांक और दूसरा है अपूर्णांक। और जो अपरिमेय संख्या है, इन्हीं अपरिमेय संख्याओं को हम नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। अर्थात ऐसी दशमलव संख्याएं जिसको हम भिन्न में नहीं बदल सकते हैं, वे क्या होती हैं? वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसका विस्तृत चर्चा हम करेंगे दशमलव संख्याओं में, वो आगे आपको मिलेगा। इसलिए अभी के लिए आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अभी आप यहाँ पर देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक आप देख रहे हैं 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है।
प्लस अंक, मतलब ऐसा अंक जो कि पूर्ण हो, मतलब उसमें कुछ भी पॉइंटों में ना आए, वो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। अब अपूर्णांक क्या होता है? जो संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी वे अपूर्णांक होंगी। अब अपूर्णांक में हम दशमलव क्यों लिखे हैं? दशमलव इसलिए लिखे हैं कि वही संख्याएं दशमलव में आएंगी जिसको हम पूरी तरह से नहीं लिख सकते। जैसे पूर्णांक का एग्जाम्पल क्या होता है? -1, 1, 10, 15, 2, ये सारी संख्याएं क्या हैं? पूर्णांक संख्याएं हैं। 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। आप देख रहे हैं इसमें ना तो दशमलव है, ना तो रूट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अपूर्णांक में क्या, अगर हम 1.2 लिख दें, अगर हम 1.2 को देखें तो अगर हम क्या कहें ये 1 है तो आप कहेंगे नहीं, अगर हम क्या कहें ये 2 है तो आप कहेंगे नहीं। ये संख्या कहाँ पे आ रही है? 1 और 2 के बीच में आ रही है कहीं पे। ये संख्या 1.2 जो है 1 और 2 के बीच में आ रही है, अर्थात ये ना तो 1 के बराबर है ना ही 2 के बराबर है, इसलिए क्या हो गया? अपूर्णांक। मतलब ये संख्या अपूर्ण है, अधूरी है। अब ये संख्या जो है, देखिए ये सारे के सारे खंड जो हैं ये वास्तविक संख्याओं के खंड हैं। इसका मतलब हर एक पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगी, हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी, हर एक अपूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होगी। अब आप कहेंगे 1.2 संख्या रेखा पर कहाँ आता है? आप देख रहे हैं इधर 1 है, इधर 2 है, 1 के बाद इधर 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे 1 और 2 के बीच में भी अनंत संख्याएं हैं, जिसको हम इसलिए नहीं रिप्रेजेंट किए हैं ताकि हमें लिखने में आसानी हो, अर्थात हमारा ये संख्या रेखा जो है लंबा ना हो जाए, इसलिए हम इन संख्याओं को नहीं रिप्रेजेंट किए हैं। हम बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि ये जो 1.2 है ये संख्या रेखा पर कहीं इसके बीच में आएगा 1.2, अर्थात 1.2 को भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, इसलिए ये भी क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या। यहाँ मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संख्याएं बेसिकली 3 प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और समृद्ध संख्याएं। हमें इन दोनों के बारे में बहुत जानकारी नहीं लेना है। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें। अब वास्तविक संख्याओं को 2 कैटेगरी में बांटा गया है: परिमेय, अपरिमेय। इसकी चर्चा हम अलग से करेंगे दशमलव संख्याओं में। अब परिमेय संख्याओं को भी हमें 2 कैटेगरी में बांटा गया है: पूर्णांक, दूसरा अपूर्णांक। पूर्णांक क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण हैं। अगर हम माइनस में आएंगे -1, -2, -5, -15, ये भी सारी की सारी संख्याएं पूर्ण हैं, भले ही माइनस में हो। 0 भी एक पूर्णांक होता है, इसलिए ये सारी की सारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। अब पूर्णांक के अलावा जो भी संख्याएं बच रही वो क्या हो जाएंगी? अपूर्णांक। बात यहाँ तक क्लियर होगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं पूर्णांक संख्याओं को हम कितने भागों में बांटते हैं। आप देख रहे हैं इधर पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं ऐसी संख्या होती है जो पूर्ण अंक हो, मतलब उसमें पॉइंट ना आए। अब पूर्णांक संख्याओं में आपने पूर्णांक संख्याओं को यदि संख्या रेखा पर दिखाया था तो बीच में 0 था, इधर सारे के सारे पॉजिटिव नंबर थे और इधर सारे के सारे निगेटिव नंबर थे, अर्थात 0 के बाद +1, +2, +3, इधर -1, -2, -3, ये उधर भी अनंत तक जाएगा और इधर भी अनंत तक आएगा। अब इन्हीं संख्याओं को हम कैटेगराइज किए हैं, कैटेगरी में बांटा गया है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? 0 को छोड़कर धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में 0 भी नहीं आता है, अर्थात 0 और निगेटिव संख्याओं को छोड़कर जो पूर्णांक संख्याएं बच रही हैं उनको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। अब इसमें क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको हम अलग एक नाम देते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। देखो हमने यहाँ पर लिख दी है, इसे नेचुरल नंबर बोलते हैं, अर्थात ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, अगर हम आपसे पूछें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है तो आप बोलेंगे 1, 0 नहीं है, क्योंकि सारे के सारे धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 होता है, अर्थात सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। उसके आगे होता है निगेटिव इंटीजर, अर्थात ये है धनात्मक पूर्णांक, ये है ऋणात्मक पूर्णांक।
ऋणात्मक पूर्णांक में क्या आ जाएगा, -1, -2, -3, -4, ये भी ऐसे इनफाइनाइट तक जाएगा। अर्थात सारे के सारे निगेटिव पूर्णांक क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। अब ये जीरो क्या होता है, जीरो को हम अलग से कैटेगराइज किए हैं। जीरो एक अलग पूर्णांक होता है, ये ना तो पॉजिटिव में आता है ना ही निगेटिव में आता है। अर्थात जीरो भी एक पूर्णांक है, इसको हम शून्य पूर्णांक बोलते हैं। अगला क्या है, नॉन निगेटिव। अब नॉन निगेटिव में क्या आएगा, नॉन निगेटिव में देखो, नॉन निगेटिव में केवल निगेटिव अंकों को हम छोड़ देंगे, बाकी उसमें जीरो को भी हम शामिल करेंगे। अब देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसको भी हम एक अलग नाम देते हैं, इसका नाम है होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्याएं। इधर देख रहे हैं आप प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और जो पूर्ण संख्याएं इसमें हम जीरो को और ऐड कर देते हैं। अर्थात यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लें तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। अगला क्या है, नॉन पॉजिटिव। नॉन पॉजिटिव में हम सारे के सारे धनात्मक संख्याओं को छोड़ देंगे। धनात्मक संख्याओं को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 0, -1, -2, -3, -4, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ से बेसिकली आपको दो बातें सीखना है। पहला है नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी ऐड कर लें तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और 0 क्या है, ये एक अलग पूर्णांक होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने बताया पूर्णांक जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, तीसरा शून्य पूर्णांक और चौथा नॉन पॉजिटिव इंटीजर, पांचवा नॉन निगेटिव इंटीजर। अब उसमें से जो धनात्मक पूर्णांक है उसको हम 4 भागों में बांटे हैं। पहला है अभाज्य संख्या, दूसरा है भाज्य संख्या, तीसरा है सम संख्या और चौथा है विषम संख्या। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और वे गुणनखंड क्या क्या होते हैं? पहला तो 1 होता है, पहला गुणनखंड 1 होता है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या होती है। अर्थात अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, केवल 2 गुणनखंड। अब अगला क्या है? भाज्य संख्या। अर्थात अब भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके केवल 2 गुणनखंड, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड। अब सम संख्या क्या होती है? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी तरह से कट जाएं, अर्थात 2 से भाग लगाने पर पूरी तरह से कट जाएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? अगर सारी संख्याओं में से अगर हम सम संख्याओं को निकाल लें तो ये क्या बचेगी? विषम संख्या। अर्थात जो संख्या 2 से न कटे, जो संख्या 2 से न कटे वे क्या होगी? विषम संख्या होगी। अब हम कैसे जानेंगे कि कोई संख्या है वो अभाज्य संख्या कैसे है? कैसे हम जानेंगे कैसे हम जानेंगे कि केवल उसका 2 ही गुणनखंड है? जैसे अगर हम कोई संख्या लिख दें 5 का अगर हम गुणनखंड निकालें, प्राइम फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, 5 आप देख रहे हैं या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अगर हम 6 की बात करें, 6 आप देख रहे हैं 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। अगर आप 1 से भाग लगाएंगे 6 में तब भी कट जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे तब भी कट जाएगा, 3 से भाग लगाएंगे तब भी कट जाएगा। उसी तरह से अगर हम 14 की बात करें, ये 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है और 7 से भी कट जाता है। अगर हम 13 की बात करें, ये केवल 1 से कटेगा और 13 से कटेगा। अगर हम 17 की बात करें, ये केवल 1 से कटेगा और 17 से कटेगा। तो आप इधर देख रहे हैं 5, 13, 17 ये ऐसी संख्याएं हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो रहा है, 1 5, 1 13, 1 17। पहला गुणनखंड 1 है और दूसरा गुणनखंड स्वयं वह संख्या है। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं। 6 के 1 2 3, 14 के 1 2 7। अब गुणनखंड निकाला कैसे जाता है? अगर हम 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आप देख रहे हैं इधर 2 आता है, 2 3 6, फिर 3 3 दूना 6, फिर 3 आएगा, 3 1 के 3,
तो आप इधर देख रहे हैं, इधर जो संख्याएं बच जाती हैं वही अभाज्य गुणनखंड होते हैं। अगर हम 13 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से ये नहीं कट रहे हैं, इसलिए हम 13 से काटेंगे। 13 1 के 13, तो 13 और 1 केवल इसके 2 गुणनखंड बने। अब हम ये कैसे जानेंगे कोई संख्या सम संख्या है कि नहीं। जो संख्या 2 से कट जाएगी वो संख्या सम संख्या होगी। अब 2 से कटने वाली कौन कौन सी संख्याएं हैं, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, इन 1 2 3 4 5, इन 5 संख्याओं में से अगर कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या 2 से कट जाएगी, अदरवाइज वो संख्या 2 से नहीं कटेगी। जैसे अगर हम 14 की बात करें, आप देख रहे हैं इसके लास्ट में 4 है, इसके लास्ट में 4 है, इसलिए ये संख्या 2 से कट जाएगी और ये क्या हो जाएगी, सम संख्या। अगर हम 15 की बात करें, आप देख रहे हैं इसके लास्ट में क्या है, 5 है, और इन सारी संख्याओं में 5 नहीं आ रहा है, इसलिए ये संख्या 2 से नहीं कटेगी और ये क्या हो जाएगी, विषम संख्या। अगर हम 20 की बात करें, इसके लास्ट में 0 है, यहाँ भी 0 है, इसलिए क्या हो जाएगा, सम संख्या। आशा करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।